नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिषेक सर आपकी कोचिंग द चैलेंजर पॉइंट से आपके यूट्यूब चैनल द चैलेंजर गुरु से बात कर रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है और साथ ही साथ विभिन्न भर्तियों से संबंधित आपको पूर्णतः जानकारी प्रदान की जाती है और भर्तियों से संबंधित वाद विवाद के बारे में मैं आपको लगातार अवगत कराता रहता हूं। और तैयारी के मामले में हम लोगों की सुपर टेट की क्लास चल रही है। सुपर टेट में मैथ चल रहा है, रीजनिंग चल रहा है, जीएस चल रहा है और हिंदी चल रहा है। इसी के साथ साथ लेखपाल की भी अच्छी तैयारी चल रही है। लेखपाल के सब्जेक्ट को हम लोग बहुत ध्यान से देख सकते हैं क्योंकि ये आगे आने वाली बड़ी मोस्ट वांटेड वैकेंसी है और इसकी क्लास मैं पिछले 1 से 1.5 महीने से कंटिन्यू आपको दे रहा हूँ। आइए इस कड़ी में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए जीएस की क्लास को देखते हैं। जीएस की क्लास में प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पल्लव वंश, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश और पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश इनके बारे में बताया था। मैंने राष्ट्रकूटों के बारे में बताया था। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो प्रश्न हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें, मैं वही आपको ज्ञान देता हूं। इससे ऊपर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। आज हम लोग चालुक्य वंश के बारे में जानेंगे। चालुक्य वंश की शुरुआत कैसे हुए, क्या थे। तो चालुक्य वंश आपका कल्याणी के बारे में देखिए क्या है। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलभ द्वितीय ने की थी और इनकी जो राजधानी थी वो मान्यखेड़ थी, ठीक है। चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक हुए तैलभ प्रथम, तैलभ द्वितीय, विक्रमादित्य, जय सिंह, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य 6, सोमेश्वर थर्ड और तैलभ तृतीय। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक कौन कौन थे। इनके नाम देके ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोमेश्वर प्रसाद ने मान्यखेड़ से राजधानी हटाकर कल्याणी कर्नाटक को बनाया था। सोमेश्वर प्रसाद जी ने मान्यखेड़ से राजधानी को हटाकर कर्नाटका को अपनी राजधानी बनाया था। चलिए आइए देखें। अगला पॉइंट है कि इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य 6 थे। विल्लड़ और विज्ञानेश्वर ने विक्रमादित्य 6 के दरबार में ही रहते थे। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क स्मृति पर आधारित है नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर ने की थी। मिताक्षरा की रचना किसने की थी? विज्ञानेश्वर ने। ये आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है। चलिए, विक्रमांक देवचरित की रचना विल्लड़ एक कवि थे, इन्होंने की थी, जिसमें विक्रमादित्य 6 के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज चालुक्य वंश वातापी के बारे में जान लेते हैं हम लोग क्या थे। चालुक्य वंश वातापी, जय सिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य, विजयादित्य। इनमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय थे, ठीक है। तो चालुक्य वंश वातापी के जो प्रमुख शासक थे वो पुलकेशिन प्रथम थे, कीर्तिवर्मन थे, पुलकेशिन द्वितीय थे। इन सब चीज ये आपसे पूछा जा सकता है और सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय थे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। अगला कीवर्ड से हमारा महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहुसुवर्ण एवं अग्नि सुष्टम यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेन्द्र का मेघुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनाया था। तो जिनेन्द्र का मेघुती मंदिर किसने बनवाया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि धारण की। किस चीज की उपाधि धारण की थी? दक्षिणा
पतेश्वर ने। ठीक है, और पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। क्लियर है बच्चों? चलिए, संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। पुलकेशिन द्वितीय मारा गया और विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापिकोट की उपाधि धारण की। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से था। लेखक रवि कीर्ति अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। ठीक है, आगे देखिए। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने सकलोत्तर पतनाथ की उपाधि धारण की थी। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने सकलोत्तर पतनाथ की उपाधि को धारण किया था। क्लियर है? चलिए, विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य का भतीजा पुलकेशी ने किया था। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य ने इसे अब निज नाश्रय की उपाधि प्रदान की थी। तो उपाधियां भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो मालवा को जीतने के बाद विक्रमादित्य ने सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की थी और विक्रमादित्य द्वितीय ने अपने भतीजे पुलकेशी को जो है देखिए ये उपाधि दी थी। ठीक है, विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पट्टदकल में विरूपाक्षम महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। विक्रमादित्य की जो प्रथम पत्नी थी उसने लोक महादेवी ने पट्टदकल में, ठीक है, विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण कराया था और जो दूसरी पत्नी थी उसने त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसका सामंत दंतिदुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। ठीक है, ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता था। मंदिरों का शहर किसको कहा जाता था? ऐहोल को। आइए देखें चालुक्य वंश बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी बेंगी आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय एवं विष्णुवर्धन तृतीय। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विक्रमादित्य तृतीय था जिसका सेनापति पंडरंग था। क्लियर है? चलिए आगे देखें चोलों के बारे में। आइए जाने कि चोल क्या थे। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ था। ठीक है, चोल वंश जो है, जो पल्लव जब साम्राज्य समाप्त हुए तो उसके बाद चोल साम्राज्य स्थापित किया गया। इस वंश का संस्थापक विजयालय 850 से 87 ईस्वी तक थे जिसकी राजधानी तंजौर या तंजावुर थी। तंजावुर का वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन था। ठीक है, आगे देखिए विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुम मसूदनी देवी का मंदिर बनाया था। ठीक है, निशुम सूदनी का देवी का मंदिर बनवाया था। आगे देखिए चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। पल्लवों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की। कोदंडराम की उपाधि कब धारण की? पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने। तो ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाल वंश के प्रमुख राजा थे परांतक फर्स्ट, राजराज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र द्वितीय एवं कोलुतुंग। ठीक है, आगे देखिए तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने
परांतक फर्स्ट को पराजित किया। इस युद्ध में परांतक फर्स्ट का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। ठीक है, इनका जो बड़ा लड़का था वो मारा गया। आगे देखिए, राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिम 5 को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहण में शरण लेनी पड़ी। राजराज फर्स्ट ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडी चोल मंडलम बनाया और पोलन्नरुवा को इसकी राजधानी बनाई। क्लियर है? तो मुंडी चोल मंडलम जो है ये आपका नया प्रांत बना था। आगे देखिए, राजराज फर्स्ट शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया था। तो राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने बनाया था? राजराज फर्स्ट ने, क्योंकि वो शैव धर्म का अनुयायी था। आगे देखिए, चोल साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगे कोड चोल की उपाधि को धारण किया और नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण कराया। ठीक है, आगे देखिए, चोल काल में भूमि के प्रकार क्या क्या थे? बेल्लन वगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि थी। ब्रह्मादेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी। शालाभोग किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि थी। देवदान या तिरुनमट्ट डक्कनी जो है मंदिर को उपहार में दी गई भूमि थी। पल्ली चंचंद्रम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि थी। ठीक है, सब साउथ के थे इसलिए उटपटांग नाम है इनके। देखिए नोट, गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। ठीक है, राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेश्वरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि को धारण किया। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच में शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। ठीक है, तो ये थी विक्रम चोल के बारे में। कलोतुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंद राज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था और कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया। तो ये जो आपके तिरुपति के जो मंदिर हैं इनका रामानुजाचार्य ने पुनरुद्धार कराया था। ठीक है, आगे देखिए, चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरू नंदरम कहा जाता है। लेखों में कुछ उच्च अधिकारियों को उडन कूटम कहा गया है, जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाले अधिकारी। ठीक है, तो राजा के पास रहने वाले अधिकारियों को क्या कहा गया? उटन कूटन। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में डिवाइड था और प्रांत को मंडलम कहा जाता था। जो प्रांत थे उनको मंडलम कहा जाता था। मंडलम कोट्टम में कोट्टम नाडु एवं नाडु कई कुर्मों में विभक्त था। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नाडु की स्थापना सभा को नाटूर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। बेल्लाल जाति की धनी किसानों को केंद्र सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था, जिनमें से कई धनी भूस्वामिकों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेद वेलन 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान होता था। ठीक है, अरैयार प्रधान जैसी उपाधियां दी गई। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे गए। तो ये सब प्रश्नों को आप सीधे रट लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और लेखपाल की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी सर्वसाधारण लोगों की समिति थी, जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा या महासभा यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। ठीक है,
यह सभा वरियम नाम की समिति के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी और सभा की बैठक गांव के मंदिर के निकट वृक्ष के में होती थी और तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहा जाता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उस समय हुआ करती थी चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। जो भूमि पे जो टैक्स लगाता था वो 1/3 था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहा जाता था। ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि को ब्रह्मादेय कहा जाता था। ठीक है, जो ब्राह्मणों को करमुक्त भूमि दी जाती थी उसको चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था और दान दी गई भूमि को ब्रह्मादेय कहलाती थी। ठीक है, चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाति सेना। ठीक है, आइए देखें आगे। अगला पॉइंट है उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता था। उनके पास अपना घर होना चाहिए था और उनकी उम्र 35 से 70 के बीच में होनी चाहिए थी। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए था। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए थी और ईमानदार होना चाहिए था। तो देख रहे हैं, यदि कोई पिछले 3 सालों से किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ये 7 पॉइंट थे जो कि उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चोल काल में कनलंजू सोने के सिक्के थे। ठीक है, तमिल कवियों में जयन गोंदर प्रसिद्ध कवि था जो कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था। उसकी रचना थी कलिंग तुपरणी। कंबन, औटकुट्टन और पुगलेंदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता था। तमिल साहित्य का त्रिरत्न थे आपके कंबन, औटकुट्टन और पुगलेंदी। पंप, पोन और रन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते थे। ठीक है, पंप, पोन और रन, तो ये भी आप जान लीजिए। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना जाता था। चोल कालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार यानी चोल कहा जाता था। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती थी। शैव संत ईशाना शिव पंडित राजेंद्र वन के गुरु थे। चोल काल 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम था। ठीक है, कावेरी पट्टनम। चलिए, बहुत बड़ा गांव जो 1/3 के रूप में शासित किया जाता था तनियर कहलाता था। उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संख्या का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी उरैयूर, तंजौर, गंगेकोड, चोलपुरम और कांची। ठीक है, ये चीज़ थी। चोल काल के सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह भिन्न थे। वलंजियार, नानादैसी और मनी ग्रामम। विष्णु के उपासक अलवार, शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे चोल काल में। ठीक है, यादव वंश के बारे में जान लें। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी। इसकी राजधानी देवगिरी थी। ठीक है, और भिल्लम पंचम ने इसकी स्थापना की थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंघड़ 1210 से 1246 था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो देख रहे हैं, आपको फटाफट इस तरीके से आप लोग इसको याद कर लीजिए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि आपके सपोर्ट से मुझे मनोबल मिले और मनोबल मिलेगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के आपको दे पाऊँगा और आपकी अच्छी तैयारी करा पाऊँगा। ठीक है, चलिए,
होयसल वंश के बारे में हम लोग जान लेते हैं। द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। होयसल वंश यादव वंश की एक प्रमुख शाखा थी। बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में कराया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र आधुनिक हले डेविड था। ठीक है, चलिए कदम वंश के बारे में भी जान लें हम लोग। कदम वंश की स्थापना मयूर सरवन ने की थी। कदम वंश की राजधानी वनवासी था। ठीक है, गंगवंश का संस्थापक ब्रजहस्त पंचम था। अभिलेखों के अनुसार गंगवंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था। गंगों की प्राथमिक राजधानी कुबलाल कोलर थी, जो बाद में तलकाड हो गए। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। ठीक है, काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था, जिसने नलगोंडा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अमकोंड थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी। इस राजवंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र 1295 से 1323 ईस्वी तक था। ठीक है, तो ये सारे आपको मैंने आज काकतीय वंश, गंग वंश, कदम वंश, होयसल वंश, यादव वंश, ठीक है, तो और इसके बाद देखिए आपका चोलों के बारे में, सब के बारे में मैंने आज आपको काफ़ी विस्तार से बता दिया है। और जो जो इम्पोर्टेंट लाइनें थी वो मैंने आपके दिमाग में डाल दी हैं। ठीक है, आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। द चैलेंजर गुरु के नाम से मेरा फेसबुक पेज है। ठीक है, द चैलेंजर गुरु, इसी कोचिंग के इसी चैनल के नाम से मेरा फेसबुक पेज है। और हमारे चैनल के ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पर कि आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 94 50 84 66 79। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। आपको डेली वीडियो, PDF, लिंक, सारी इन्फॉर्मेशन आपको लगातार कंटिन्यूअस प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपकी बहुत अच्छे से तैयारी करा सकूं और आपको कंटिन्यूअस वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे आप लोग खूब शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा वीडियो ला सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।